सुपर आर्यन एपिसोड 196 से लेकर 200 तक। आर्यन बिजली पर्वत पर ध्यान कर रहा था। तभी उस स्वर्गीय बिजली का हमला हो जाता है, जिसकी वजह से आर्यन का शरीर घायल हो जाता था। लेकिन आर्यन की हीलिंग शक्ति आर्यन को ठीक कर देती थी, जिसकी वजह से आर्यन सुरक्षित था। करीब आधे घंटे तक आर्यन पर बिजली का हमला लगातार होते जा रहे थे। 100 हमलों में से 99 हमले हो चुके थे। आखिरी हमला बाकी था, जो आसमान में तैयार हो रहा था। उस हमले को अगर कोई देख लेता तो डर से ही उसकी मौत हो जाती, लेकिन आर्यन अब भी ध्यान में बैठा हुआ था। आर्यन का पूरा शरीर खून से लाल हो चुका था। आर्यन का घाव तो ठीक हो गया था, लेकिन खून अभी भी उसके शरीर पर थे। आर्यन खुद को अंतिम हमले के लिए तैयार कर रहा था। आर्यन जानता था कि ये आखिरी हमला सबसे अधिक खतरनाक होगा। बिजली के हमलों की वजह से आर्यन का शरीर पहले से अधिक खतरनाक हो गया था। आर्यन ने अंतिम हमले से बचने के लिए अपनी परिष्कृत शक्ति, हीलिंग शक्ति के साथ बिजली शक्ति को भी अपने पूरे शरीर में विस्तार करने लगा, जिसकी वजह से आर्यन के शरीर के हर एक अंग से बिजली की तरंगें निकलने लगी। आर्यन इस वक्त बिजली मानव बन चुका था। आर्यन के शरीर के बिजली की तरंगें निकल रही थी। तभी आसमान से बिजली आर्यन की तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से आर्यन के शरीर के बिजली में भी हलचल होने लगता है, जिससे आर्यन को महसूस हो जाता है कि हमला आने वाला है, जिसकी वजह से वो खुद को मानसिक रूप से तैयार करने लग जाता है। आर्यन के देखते ही देखते बिजली का अंतिम हमला आर्यन से टकरा जाता है। जैसे ही बिजली का हमला आर्यन से टकराता है, आर्यन के मुंह से चीख निकल जाती है। आर्यन बहुत ज्यादा दर्द में था। आर्यन को महसूस हो रहा था कि उसके शरीर की सारी हड्डियां टूटकर चूरन बन चुकी है। करीब 5 मिनट के बिजली हमले के बाद धीरे धीरे आसमान से बिजली का हमला बंद हो जाता है। उसके बाद भी आर्यन ध्यान में ही था, लेकिन तभी आर्यन जो जमीन पर बैठा हुआ था वो लेट जाता है। ऐसा लग रहा था कि आर्यन बेहोश हो गया हो। आर्यन सच में दर्द की वजह से बेहोश हो गया था। ये दर्द उस दर्द से भी अधिक थी जब आर्यन ने दिव्य हड्डी को अपने अंदर समाहित किया था। बेहोशी के हालात में भी आर्यन की शक्तियां काम पर लगी हुई थी। आर्यन के शरीर के घाव ठीक हो रही थी। आर्यन की परिष्कृत शक्ति अब भी आसपास की ऊर्जा को आर्यन के अंदर समाहित कर रहा था, जिसकी वजह से आर्यन जल्दी से जल्दी ठीक हो रहा था। आर्यन पर होने वाले हमले तो रुक गए थे, लेकिन बिजली पर्वत पर जो बिजली के हमले पहले हो रहे थे वो फिर से शुरू हो गए थे। करीब 2 घंटे तक बेहोश रहने के बाद आर्यन को होश आता है। जब आर्यन होश में आता है तो यो देखता है कि बिजली के हमलों की वजह से उसके सारे कपड़े जल चुके थे। ये देखकर आर्यन जल्दी से अपने स्टोरेज से कपड़े निकालता है और पहन लेता है। कपड़े पहन लेने के बाद आर्यन अपनी अंदरूनी ऊर्जा को महसूस करने लगता है। तब उसे महसूस होता है कि वो अब ब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के पहले स्तर का योद्धा बन चुका है। उसके बाद आर्यन अपने सोल वर्ल्ड की जांच की। जब आर्यन अपने सोल वर्ल्ड को देख रहा था, तब उसने देखा कि उसके सोल वर्ल्ड में एक बिजली का गोला के साथ एक बिजली दंड था, जिसके चारों तरफ बिजली थी। उस बिजली दंड के साथ आर्यन के सोल वर्ल्ड में अग्नि तीर भी था। एक साथ 3 शक्तियों को पाकर आर्यन खुश हो गया। आर्यन की उसकी खुशियों की कमी नहीं थी। कुछ पल और दिन में रहने के बाद आर्यन अपनी जगह से उठा और पर्वत से नीचे उतरने लगा। जब आर्यन नीचे आया तो उसने देखा कि उसके सभी योद्धा अब भी ध्यान में ही थे और ध्यान कर रहे थे। ये देखकर आर्यन एक जगह देखकर बैठ गया और सबके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते हुए आर्यन ने महसूस किया कि उसके योद्धाओं के शक्ति स्तर में बढ़ोतरी हुई है। सभी योद्धा अब ब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के योद्धा बन गए थे। आर्यन की सेना अब पहले से अधिक शक्तिशाली हो गई थी। करीब 1 दिन तक इंतजार करने के बाद आर्यन के सभी योद्धा ध्यान से बाहर आ गए एक एक करके। जब उन सब ने देखा कि आर्यन ध्यान से बाहर आ चुका है, तो वो सब ने आर्यन के सिर झुकाया और आर्यन के साथ हवेली की तरफ निकल गया। लौटते वक्त आर्यन और उसके योद्धाओं को 1 दिन लगा हवेली पहुंचने में। हवेली पहुंचने के बाद आर्यन गुरुकुल वापस लौट गया। गुरुकुल लौटने के बाद आर्यन कुछ वक्त गुरुकुल में घुमा, द्वंद के मैदान में जाकर द्वंद को देखा। उसके बाद फिर से अपने घर पर लौट आया और आराम करने के लिए सो गया। जब आर्यन उठा तो रात हो चुकी थी। आर्यन अपने कमरे से निकलकर रसोई घर में गया और कुछ खाना बनाने लगा। कुछ देर में आर्यन का खाना तैयार हो गया। खाना तैयार होने के बाद आर्यन ने खाना खाया और फिर से आयामी दुनिया में लौट गया। आर्यन आयामी दुनिया में लौटकर ब्लैकी और पक्षीराज को लेकर तलवार शक्ति पर्वत की तरफ लेकर चला गया। अर्जुन को अब तक स्वर्गीय तलवार शक्ति प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए आर्यन ने जल्दी से तलवार शक्ति पर्वत पहुंचकर स्वर्गीय तलवार शक्ति प्राप्त कर सकता था। करीब 3 दिन के सफर के बाद तीनों तलवार शक्ति पर्वत पहुंच गया। पर्वत के पास पहुंचने के बाद आर्यन ने एक स्टोरेज झोला ब्लैकी को दिया और बोला, इसमें कुछ तलवार शक्ति पत्थर जमा कर लो ताकि हम उसे बेच सके। मैं ध्यान करने जा रहा हूं। आर्यन की बात सुनकर ब्लैकी ने आर्यन के हाथों से झोला ले लिया और पक्षीराज के साथ कुछ शक्तिशाली पत्थर इकट्ठा करने लगा। उन दोनों को पत्थर इकट्ठा करते देखने के बाद आर्यन हवा में उड़ गया और पर्वत की चोटी की तरफ जाने लगा। तलवार शक्ति पर्वत पर भी बिजली पर्वत की तरफ आसमान से ऊर्जा की वर्षा हो रही थी, लेकिन तलवार पर्वत पर तलवार की ऊर्जा की बारिश हो रही थी। आर्यन जब उड़ते हुए चोटी की तरफ जा रहा था,
उस वक्त कई तलवार ऊर्जा आर्यन से टकराए लेकिन वो आर्यन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। कुछ ही बाद आर्यन पर्वत की चोटी पर पहुंच गया और पर्वत के केंद्र को ढूंढकर ध्यान में बैठ गया। दूसरी तरफ पवित्र भूमि में चारों परिवारों के महाराज एक साथ बैठे हुए थे और कुछ बातें कर रहे थे। नरसिंह परिवार के महाराज ने कहा, हमारे गुप्तचरों से पता चला है कि शैतान लोक के पास 50 देव शक्ति क्षेत्र के योद्धा है, वो भी 9वें स्तर के। इन देव शक्ति क्षेत्र में सबसे कमजोर है एक योद्धा जो 5वें स्तर का है। शैतान लोक शक्तिशाली हो रहा है। क्या ये सब शैतान लोक के पूर्वज योद्धा है? रुद्र परिवार के महाराज ने कहा, हाँ वो सब पूर्वज योद्धा ही है, नहीं तो नए योद्धाओं में इतनी क्षमता कहाँ कि वो देव शक्ति क्षेत्र तक पहुंच पाए। नरसिंह परिवार के महाराज ने कहा, हम सब अपने पूर्वज योद्धाओं को मिला ले तो शायद हमारे पास भी 50 योद्धा हो जाएंगे। परिहार परिवार के मुखिया ने कहा, लेकिन ये सिर्फ सूचना है कि शैतान लोक के पास 50 ही पूर्वज योद्धा होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। और हमें तो सूचना मिली है आने वाले युद्ध में शैतान लोक ब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के ऊपर के योद्धाओं को युद्ध में भेजने वाला है। मौर्य परिवार के महाराज ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि इस बार का युद्ध आज तक के सभी युद्धों से अधिक विनाशकारी होगा। हमें भी अपनी सारी शक्तियां लगानी होगी। हमें अपने सभी योद्धाओं को इकट्ठा करना होगा और उन्हें तैयार करना होगा आने वाले युद्ध के लिए। रुद्र परिवार के महाराज ने कहा, आपका कहना ठीक है महाराज रुद्रेश्वर। वैसे भी कालकेय के आ जाने के बाद उनकी शक्ति बढ़ गई है, लेकिन वो सब भूल गए हैं कि उनके पास अगर कालकेय है तो हमारे पास युद्ध देवता रुद्रा है। मौर्य परिवार के महाराज ने कहा, हमने किताबों में पढ़ा था कि रुद्र महल के तहखाने में युद्ध देवता रुद्रा के योद्धा समाधि में बैठे हुए हैं और वो तभी जागेंगे जब युद्ध देवता रुद्रा उन्हें जगाएंगे। परिहार महाराज ने कहा, वो तो मैंने भी पढ़ा है, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं मालूम है। अगर किताबों में लिखी बातें सच हुई तो हम ये युद्ध जरूर जीत जाएंगे महाराज। रुद्रेश्वर ने कहा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कालकेय अभी लौटा है। हो सकता है मरने से पहले उसने भी अपनी सेना को कहीं छुपा दिया हो जो समय आने पर युद्ध में भाग लेगा। नरसिंह महाराज ने कहा, आपका कहना भी उचित है नरसिंह महाराज, इसलिए हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। वैसे भी आर्यन ने कहा था कि हमें तैयारी शुरू कर देनी है। महाराज रुद्रेश्वर ने कहा। महाराज रुद्रेश्वर ये बात सुनकर सब ने सहमति में सिर हिला दिया। उसके बाद जिस कमरे में वो सब बैठे थे सन्नाटा छा गया। तभी उस सन्नाटे को तोड़ते हुए परिहार महाराज ने कहा, वैसे आर्यन पवित्र भूमि कब लौट रहे हैं? हमें मिली सूचनाओं के अनुसार आर्यन को सीधे मुख्य शिष्य बन दिया गया है और जहां तक मुझे पता है कि ब्रह्मशक्ति गुरुकुल के नियम के अनुसार जो भी शिष्य मुख्य शिष्य बनता है उसे 1 महीने तक गुरुकुल में रहना होता है और अब आधा महीना बीत चुका है तो बचे आधे महीने। महाराज रुद्रेश्वर ने कहा, एक तरफ पवित्र भूमि में युद्ध पर चर्चा हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ आर्यन तलवार शक्ति पर्वत पर ध्यान में बैठा हुआ था और उसके शरीर पर तलवार ऊर्जा से हमला हो रहा था, लेकिन इससे आर्यन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। करीब 2 दिन तक ध्यान करने के बाद आसमान में वही घटना घटी जिसका आर्यन को इंतजार था। आसमान की सारी ऊर्जा एक जगह एकत्रित होने लगी, जिसके कारण पर्वत के नीचे बैठे ब्लैकी और पक्षीराज को भी ऊर्जा का दबाव महसूस हुआ। दोनों ने बहुत सारे उच्च कोटि के तलवार शक्ति पत्थर इकट्ठा कर लिए। वो दोनों बहुत थक गए थे इसलिए आराम कर रहे थे। जब उन दोनों ने आसमान में हो रही हलचल को देखा तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तभी उन दोनों ने देखा कि तलवार की आकृति की ऊर्जा आर्यन की ओर बढ़ रही थी। फिर भी उन्हें कोई चिंता नहीं हुई क्योंकि ये सब वो दोनों पहले भी देख चुके थे। इन दोनों के देखते ही देखते तलवार ऊर्जा आर्यन से टकरा गई, जिसकी वजह से आर्यन का शरीर कांप उठा, लेकिन कोई नुकसान आर्यन को नहीं हुआ। आर्यन का शरीर पहले से अधिक कठोर हो गया तय था। आर्यन का बद्ध शरीर अब सम्राट स्तर पर पहुंच चुका था। आर्यन की बाकी शक्तियां में 2 स्तर ऊपर बढ़ गई थी। आर्यन पर लगातार तलवार ऊर्जा से हमले हो रहे थे, लेकिन उसका आर्यन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इससे तो आर्यन को फायदा ही हो रहा था। आर्यन की शक्ति हर हमले के बाद बढ़ रही थी। आर्यन की परिष्कृत शक्ति हर ऊर्जा को आर्यन की ऊर्जा में परिवर्तित करती जा रही थी। आधे घंटे के हमले के बाद धीरे धीरे हमला रुक गया। उसके बाद भी आर्यन हमेशा की तरफ ध्यान में बैठा रहा। आर्यन ने ध्यान में बैठे हुए ही महसूस किया कि उसके सोल वर्ल्ड में को महान शक्ति समाहित हो गई है। उस शक्ति को महसूस कर आर्यन ने जब अपने सोल वर्ल्ड की जांच की तो आर्यन को पता चला कि उसके सोल वर्ल्ड में एक विशालकाय तलवार मौजूद थी। जब आर्यन ने उस तलवार की जांच की तो आर्यन को पता चला कि उस तलवार पर 7 तत्वों के निशान बने हुए थे, लेकिन अलग अलग भाग पर। क्या रहस्य है? एपिसोड 197। आर्यन अपनी नई शक्ति को देख रहा था, जो एक तलवार थी जिस पर हर एक तत्व का निशान बना हुआ था, जिसे देखकर आर्यन मन ही मन बोली, ये तो स्वर्गीय सप्तशक्ति तलवार है जिसे किसी भी तलवार में बदला जा सकता था, जैसे अग्नि तलवार, बर्फीला तलवार। आर्यन अपने तलवार को देखकर बहुत खुश थी। उसने जल्दी से अपनी आंखें खुली और पर्वत से नीचे की तरफ चल चला। जब आर्यन नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि ब्लैकी और पक्षीराज आराम कर रहा था। उन्हें देखकर आर्यन मुस्कुराया और अपने हाथों से कुछ पत्थर अपने स्टोरेज में रख लिया।
कुछ देर बाद आर्यन ने अपने दोनों साथियों को उठाया। उनके उठने के बाद आर्यन हवेली की दिशा में उड़ गया। जब आर्यन हवेली पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सभी योद्धा हवेली के सामने खड़े थे। ये देखकर आर्यन जल्दी से सबके सामने गया और बोला, क्या बात है, तुम सब एक साथ यहाँ कैसे? आर्यन को आए देखकर वनराज, शमशेर, सिंहराज तीनों सामने आए। उसके बाद वनराज ने कहा, उस्ताद हम सब आज बहुत खुश हैं, क्योंकि आपके आने के बाद हम सब जल्दी जल्दी अपने शक्ति स्तर को बढ़ा पाए और अब हम ब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र का योद्धा बन गए। इसलिए हम सब आपके सम्मान में एक जलसा रखना चाहते थे, लेकिन उसके लिए हमें सम्मान चाहिए जो बाहरी दुनिया में ही मिलेगा। बस इतनी सी बात है और तुम सब पूरी फौज लेकर आ गए यहाँ पर। इतना बोलकर आर्यन ने अपनी स्टोरेज से पोटली निकाली और उसमें से करीब 1000 सप्तरंगी पत्थर निकालकर वनराज को दे दिए। उसके बाद आर्यन बोला, मैं तुम सब के लिए कौशाम्बी का द्वार खुलवा देता हूँ और पिताजी से बोल दूंगा कि वो तुम्हारे साथ किसी को भेज दे ताकि तुम सामान खरीद सको, और अगर तुम्हें और ज्यादा रंगीन पत्थर चाहिए तो बता देना। आर्यन की बात सुनकर सबने एक साथ आर्यन को धन्यवाद किया। उसके बाद आर्यन ने आयामी द्वार खुलवा दिया और अपने पिता को सब कुछ समझा दिया। आर्यन की बात सुनने के बाद आर्यन के पिता ने सहमति में सिर हिला दिया। उसके बाद कुछ योद्धाओं को लेकर चले गए। जो योद्धा आयामी दुनिया में थे उन सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी बांट ली और काम पर लग गए। सभी के काम पर लगने के बाद आर्यन हवेली के अंदर गया और अपनी लाइब्रेरी में पहुंच गया। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद आर्यन ने किताब देखने लगा। आर्यन ने आज तक सारी किताबें नहीं देखी थी। आर्यन किताबें ढूंढते हुए बोला, क्या मुझे इन किताबों में हथियार बनाने की जानकारी मिल पाएगी? अगर मिल गया तो हर्षिता अपनी शक्तियों का प्रयोग बखूबी कर पाएगी। उसके बाद मैं उससे कौशाम्बी राज्य के हथियार बनवाऊंगा। उसके बाद कौशाम्बी राज्य जम्बू साम्राज्य से अलग हो जाएगा और एक स्वतंत्र राज्य बन जाएगा। आर्यन लगातार किताबें ढूंढ रहा था, लेकिन उसे हथियार बनाने की विधि वाले किताब नहीं मिल रहे थे। कुछ देर और ढूंढने के बाद जब आर्यन को किताबें नहीं मिली तो वो मन ही मन बोला, अभी तो नहीं मिला, बाद में फिर से ढूंढ लूंगा। इतना बोलकर आर्यन आयामी दुनिया से बाहर निकल गया और अपने कमरे में सो गया। जैसे ही आर्यन ने अपनी आंखें बंद की उसे गहरी नींद आ गई और वो सो गया। आर्यन सो ही रहा था, तभी उसे कुछ दृश्य दिखाई देने लगे, जिसे देखकर आर्यन ने अपनी आंखें खोल ली और बोला, हजारों साल बाद ये दृश्य मुझे कैसे दिखा? आखिर क्या होने वाला है? उस दृश्य के देखने के बाद आर्यन के माथे पर पसीना आ गया था। उस पसीने के पोंछते हुए आर्यन अपनी जगह से उठा और पानी पीने चला गया। पानी पीने के बाद आर्यन बिस्तर पर लेट गया और बोला, पिछली बार जब ये सपना आया था तब मेरा सामना कालकेय से हुआ था। क्या फिर ये सपना इसलिए आई है क्योंकि मेरा सामना कालकेय से होने वाला है? आर्यन उस दृश्य के दिखाई देने के बाद विचलित होने लगा था, इसलिए आर्यन ध्यान करने के लिए बैठ गया और ध्यान करने लगा। लेकिन तभी फिर से वही दृश्य आर्यन के आंखों के सामने चलने लगे। उस दृश्य में 2 बच्चे खेल रहे थे, जिसमें एक बच्चे के हाथ में आर्यन के जैसा सप्तशक्ति निशान बने हुए थे, यही दूसरे बच्चे के शरीर पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। उन दृश्यों को देखकर आर्यन के आंखों से आंसू निकलने लगे थे और एकाएक आर्यन के जुबान से एक नाम निकला, कालकेय। उसको लेते ही आर्यन की आंखें खुल गई और आर्यन बोला, मैं ये सब क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ? हजारों साल बीत गए लेकिन मैं इस दृश्य को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ, क्या करूँ मैं? ये बात बोलते वक्त आर्यन के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। आर्यन ने अपने आंसू पोंछे। उसके बाद आर्यन ने अपने स्टोरेज से कुछ निकाले। वो यही वस्तुएं थे जिसे आर्यन ने सूर्य प्रताप से पाया था। उन चीजों में से आर्यन ने दिव्य धनुष उठाया और उसे देखने लगा। कुछ पल दिव्य धनुष को देखने के बाद आर्यन ने उस धनुष की प्रत्यंचा को खींचा। जैसे ही आर्यन ने दिव्य धनुष की प्रत्यंचा को खींचा उस पर एक तीर प्रकट हो गए, जिसे देखकर आर्यन चौंक गया और बोला, ये तो कोई साधारण दिव्य धनुष नहीं है, ये तो आत्मीय दिव्य धनुष है जिस पर स्वयं धनुष प्रकट होते थे, लेकिन मुझे सूर्य प्रताप ने कुछ क्यों नहीं बताया था? इतना बोलकर आर्यन ने फिर से अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचा। तभी फिर से एक तीर धनुष पर प्रकट हो गया। तीर के प्रकट होने के बाद आर्यन ने तीर की जांच की तो आर्यन को पता चला कि धनुष पर प्रकट हुआ तीर दिव्य तीर है। उस धनुष की जांच करने के बाद आर्यन बहुत खुश हो गया और बोला, क्या कोई आत्मा है इस धनुष में? आर्यन के इतना बोलते धनुष से एक आवाज आई, तुम सचमुच विशेष योद्धा हो। एक ही पल में जान लिया कि तुम्हारे हाथ में जो धनुष है वो आत्मीय दिव्य धनुष है। वैसे मैं अभी बाहर नहीं आ सकता हूँ, अगर तुम मुझे बाहर लाना चाहते हो तो मेरी शक्ति को बढ़ानी होगी। समझ गया, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारी शक्ति को बढ़ाऊंगा, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर दिव्य धनुष की आत्मा ने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम आत्मीय दिव्य हथियारों की शक्ति कैसे बढ़ाते हैं? हाँ मालूम है, मेरे पास पहले से एक आत्मीय दिव्य हथियार है जो एक तलवार है, आर्यन ने जवाब दिया। चलो अच्छा है, इस वक्त मेरी जितनी शक्ति है उसके अनुसार तुम एक दिन में 160 तीर चला सकते हो, और अगर तुम्हें उससे अधिक तीर चलाने हैं तो तुम्हें अपनी तीरों का इस्तेमाल करना होगा, धनुष की आत्मा ने कहा। समझ गया, तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत तीर है, पहले मैं उसी का प्रयोग करूंगा, बाद में तुम्हारी शक्ति का, ताकि मुश्किल समय दिव्य तीरों का इस्तेमाल कर सको, आर्यन ने कहा।
असल में आत्मीय दिव्य धनुष से कितने तीर छोड़े जा सकते थे वो उसके स्तर पर निर्भर करता था। आर्यन के हाथ में जो अभी दिव्य धनुष था वो 5वें स्तर का आत्मीय दिव्य पुंज था, जिससे केवल 160 तीर ही चला सकते थे। लेकिन जैसे ही धनुष 6ठे स्तर पर पहुंचेगा ये संख्या दोगुनी हो जाएगी। इसी तरह जैसे जैसे उनका स्तर बढ़ेगा उस धनुष से तीर चलाने की संख्या भी बढ़ती जाएगी। कुछ समय और धनुष की जांच करने के बाद आर्यन ने अपनी नई दिव्य तलवार को उठाया जिससे काफी पवित्र ऊर्जा निकल रही थी। आर्यन उस तलवार को लेकर चलाने लगा। आर्यन जैसे जिनसे उस तलवार को चला रहा था, आर्यन को महसूस हो रहा था कि वो तलवार आसपास के आयामों को काट सकती है। कुछ पल और तलवार चलाने के बाद आर्यन ने आध्यात्मिक मोती को देखा, जिससे आर्यन ने पहले भी बहुत सारी ऊर्जा शोक रखी थी, लेकिन अभी भी उस मोती बहुत सारी ऊर्जा बाकी थी, जिसे महसूस कर आर्यन बोला, लगता है ये मोती मुझे आध्यात्मिक शक्ति के स्तर में आत्मीय आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचा देगी, जिसके बाद मेरी आध्यात्मिक शक्ति मेरी आत्मा से जुड़ जाएगी। उसके बाद मेरी आत्मा का भी विकास होने लगेगा। इस सोच के साथ ही आर्यन बहुत ज्यादा खुश हो गया और फिर अपनी दिव्य हड्डी की जांच करने लगा। आर्यन जब अपनी हड्डी की जांच कर रहा था तब उसे दिखा कि उसके शरीर में जहां दिव्य हड्डी स्थापित हुई थी वहां पर एक तेज रोशनी चमक रही थी, जिसे देखकर आर्यन ने कहा, मेरी ते शक्ति अभी पहले स्तर पर ही है। दिव्य हड्डी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए मुझे अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब मेरे पास दिव्य दिल के साथ दिव्य हड्डी है। अगर मुझे इन दोनों के स्तर को बढ़ाना है तो मुझे और अधिक ऊर्जा और ध्यान की जरूरत है। इतना बोलकर आर्यन ध्यान में बैठ गया, लेकिन इस बार आर्यन को कोई दृश्य दिखाई नहीं दिया, इसलिए आर्यन गहन ध्यान में चला गया और आसपास की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने लगा। कुछ ही समय में आर्यन की सभी कुंडलिनी चक्र जागृत हो गए और आर्यन के शरीर से सप्तरंगी प्रकाश निकलने लगा। आर्यन की अंदरूनी ऊर्जा पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया था। अब आर्यन को 7 तत्वों की स्वर्गीय शक्ति प्राप्त हो गई थी, जिसकी वजह से आर्यन खुद को पहले से अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा था। आर्यन मन ही मन बोला, एक बार मैं रुद्र महल पहुंच जाओ, उसके बाद मुझे मेरी सारी शक्तियां मिल जाएगी जो मुझे अजय बना देगी। रुद्र महल में मेरे बहुत सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं जो काफी काम के हैं। सुबह तक ध्यान करने के बाद आर्यन ध्यान से उठा और कुछ नाश्ता करने के बाद आर्यन घर से निकल गया। आज आर्यन मुख्य शिष्य क्षेत्र के बाजार में जाने वाला था। गुरुकुल में एक बहुत बड़ा बाजार भी था, जहां से शिष्य और महर्षि अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए जरूरी वस्तुएं खरीदा करते थे। जब आर्यन गुरुकुल के बाजार में पहुंचा तो वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि गुरुकुल का बाजार किसी भी शहर के बाजार से अधिक आलीशान था। आर्यन बाजार देखते हुए आगे बढ़ रहा था। वो पहले बाजार देख लेना चाहता था ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। आर्यन आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी जो आर्यन का नाम ले रही थी। जब आर्यन ने आवाज की दिशा में देखा तो उसे कुछ दूरी पर एक जानी पहचानी लड़की दिखाई दी। वो थी मृणाली, जो अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाजार घूम रही थी। मृणाली को देखकर आर्यन मृणाली के पास गया और बोला, वरिष्ठ शिष्या मृणाली, बताइए क्यों बुलाई है मुझे। आर्यन की बात सुनकर मृणाली बोली, तुम मुझे सिर्फ मृणाली बुला सकते हो, वैसे तुम यहाँ कुछ खरीदने आए हो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए? नहीं मृणाली, मैं कुछ खरीदने नहीं आया हूँ, असल में मेरे पास कुछ सामान है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर मृणाली कुछ बोलती उससे पहले मृणाली की एक सहेली बोली, मृणाली तो ये है आर्यन जिसने सागर और काशी को हरा दिया, लेकिन दिखने में तो शक्तिशाली नहीं लग रहा है जितनी तुमने तारीफ की थी। अपनी सहेली की बात सुनकर मृणाली आर्यन से बोली, आर्यन ये है मेरी 3 सहेलियां सीमा, मानसी और जयंती, और तुम तीनों तो आर्यन को जानती ही हो। उन तीनों का परिचय सुनकर आर्यन ने सिर हिलाया। उसके बाद सीमा बोली, तुम किस्मत वाले हो आर्यन, जो तुम्हारी तारीफ मृणाली ने की है। तुम जानते हो न कि ये बहुत जल्द अर्थ ब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र में पहुंचने वाली है। सीमा की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या मुझे डरना चाहिए? आर्यन की बात सुनकर मृणाली बीच बचाव करते हुए बोली, आर्यन इसके कहने का ये मतलब नहीं था, वो तो ऐसे ही बात करती रहती है। वैसे तुमने बताया ना जी कि तुम क्या बेचना चाहते हो? मृणाली की बात सुनकर आर्यन बोला, कुछ खास नहीं है, बस कुछ शक्ति पत्थर है, मेरे पास उसे ही बेचने हैं। किसी तथ्य के शक्ति पत्थर है तुम्हारे पास? आर्यन मृणाली ने कहा, यो बिजली शक्ति और तलवार शक्ति, मुझे इसे बेचने हैं, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर मृणाली और उसकी सहेलियां शौक हो गई। कुछ समय शौक में रहने के बाद मृणाली बोली, आर्यन क्या तुम सच में उस पत्थर को बेचना चाहते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है इन दोनों शक्ति पत्थर मिलने कितने मुश्किल होते हैं? ऐसे पत्थर बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए तलवार शक्ति और बिजली शक्ति वाले योद्धाओं को अपनी शक्ति बढ़ाने में बहुत मुश्किल होती है। आखिर आर्यन को जो दृश्य दिखाई दिया था उनमें वो 2 बच्चे कौन थे? एपिसोड 198। आर्यन बाजार जाने के बाद उसे मृणाली मिली। फिर अर्जुन ने मृणाली को बाजार आने के कारण के बारे में बताया। जब मृणाली ने सुना कि अर्जुन को तलवार शक्ति पत्थर और बिजली शक्ति पत्थर को बेचना चाहता है, वो शौक हो गई और आर्यन से बोली, तुम जानते हो न ये दोनों पत्थर कितने कीमती और दुर्लभ है? मृणाली की बात सुनकर आर्यन बोला,
मैं जानता हूँ ये सब, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए बेचना चाहता हूँ। क्या तुम बता सकती हो कि इसे मैं कहाँ बेचूं? आर्यन की बात सुनकर मृणाली को बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ गई। उसके मन में कई सवाल थे, क्योंकि उसने पहले से सुन रखा था कि आर्यन के पास 7 तत्वों की शक्ति है। फिर भी मृणाली बोली, इन दुर्लभ चीजों को अगर तुम बेचना चाहते हो तो तुम्हें गुरुकुल नीलामी घर चले जाओ, तुम्हें वहां अच्छा कीमत मिल जाएगा। मृणाली की बात सुनकर आर्यन बोला, वो अच्छा, लेकिन ये नीलामी घर किस तरफ है? बताओ मुझे, और इसे चलाता कौन है? आर्यन की बात सुनकर मृणाली ने कहा, चलो मैं तुम्हें लेकर चलती है, मैं वहां के प्रबंधक को जानती हूँ। मृणाली की बात सुनकर आर्यन बोला, ये तो बहुत अच्छा है, चलो चलते हैं। आर्यन की बात सुनकर मृणाली मुस्कुराते हुए उसके साथ चलने लगी। कुछ ही समय बाद आर्यन, मृणाली और मृणाली की सहेलियां एक बहुत बड़े इमारत के सामने पहुंच गई, जिसके द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, ब्रह्म शक्ति नीलामी घर। कुछ ही समय में आर्यन और मृणाली नीलामी घर के अंदर चले गए। जैसे ही मृणाली अंदर पहुंची तभी एक आदमी सामने आया और मृणाली से बोला, मृणाली तुम यहाँ क्या कर रही हो? महर्षि नंद, मैं यहाँ किसी काम से आई हूँ, ये आर्यन है, इसे कुछ नीलामी करवानी है, मृणाली ने कहा। मृणाली की बात सुनकर महर्षि नंद आर्यन की तरफ देखते हुए बोली, तो तुम आर्यन हो, बहुत नाम सुना है तुम्हारा, कुछ ही समय में तुम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए हो। मृणाली महर्षि नंद का परिचय देते हुए आर्यन से बोली, आर्यन ये है महर्षि नंद, ये इस नीलामी घर के उप प्रबंधक है। मृणाली की बात सुनकर आर्यन ने महर्षि नंद के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, प्रणाम महर्षि। जब महर्षि नंद ने देखा कि आर्यन प्रणाम कर रहा है तो महर्षि नंद ने सिर हिलाकर प्रणाम स्वीकार किया। उसके बाद मृणाली ने कहा, मैं बाद में आपसे मिलती हूँ। इतना बोलकर मृणाली आर्यन के साथ चली गई। कुछ ही समय में प्रबंधक के कमरे के सामने पहुंच गए। कमरे के सामने पहुंचकर मृणाली ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आए, अंदर आ जाओ। उस आवाज को सुनकर मृणाली ने दरवाजा खोलकर आर्यन के साथ अंदर चली गई। जैसे ही आर्यन अंदर गया उसने देखा कि एक मध्यम उम्र का आदमी उस कमरे में बैठे थे। उस आदमी ने जैसा ही देखा कि मृणाली आई है, उस आदमी ने कहा, मृणाली बेटी तुम यहाँ कैसे? उस आदमी की बात सुनकर मृणाली बोली, पिताजी वो मुझे कुछ काम था इसलिए आई हूँ। जैसे ही आर्यन ने सुना कि मृणाली ने प्रबंधक को पिताजी कहा है, वो शौक हो गई और मृणाली को देखने लगा। जब मृणाली ने देखा कि आर्यन उसे देख रहा है तो वो मुस्कुरा दी और अपने पिताजी की तरफ देखते हुए बोली, पिताजी ये आर्यन है, आपने भी इसका नाम सुना ही होगा। हाँ सुना है, बताओ कैसा आना हुआ यहाँ पर? मुझसे कोई काम था? मृणाली के पिता ने कहा, जी पिताजी, वो आर्यन को कुछ नीलम करवाने हैं, इसलिए वो यहाँ आया है। मृणाली ने कहा, वो क्या वस्तु है जिसे तुम नीलाम करवाना चाहते हो आर्यन? मृणाली के पिता ने कहा। मृणाली के पिता की बात सुनकर आर्यन ने अपने स्टोरेज से 4 पत्थर निकाले और उसे सामने की टेबल पर रख दिया। जब मृणाली के पिता ने उन चारों पत्थरों को देखे तो वो चौंक गए और आर्यन को देखते हुए बोले, क्या तुम सचमुच इन 4 दुर्लभ पत्थर को बेचना चाहते हो? तुम जानते हो न कि ये क्या है? मृणाली के पिता की बात सुनकर आर्यन ने कहा, जी मुझे मालूम है कि ये क्या है। ये पत्थर दुनिया के लिए दुर्लभ, मेरे लिए नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप इसे नीलम करने में मेरी मदद कीजिए। कहा, आर्यन तुम्हारे ये पत्थर कितने हैं? आर्यन की बात सुनकर मृणाली और उसके पिता शौक हो गए और आर्यन को देखने लगे। कुछ पल शौक में रहने के बाद मृणाली के पिता ने आर्यन से समाहित हो गया है। आर्यन ने कहा, पूरा पहाड़ है जिस पर कई सालों से बिजली और तलवार की ऊर्जा गिर रही है, जिस कारण से पहाड़ के हर टुकड़े में बिजली और तलवार की ऊर्जा। आर्यन की बात सुनकर मृणाली और उसके पिता शौक हो गए और आर्यन को देखने लगे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो वस्तु दुनिया के लिए दुर्लभ है वो वस्तु आर्यन के पास पूरा पर्वत है। कुछ पल आर्यन को देखने के बाद मृणाली के पिता ने कहा, तो तुम दो पत्थर क्यों लाए हो? अगर मैंने सब एक साथ ले आया तो क्या कीमत मिलेगी? जितनी अभी मिलेगी, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर मृणाली के पिता ने कहा, ठीक है, मैं इसके नीलामी का इंतजाम करता है। 2 दिन बाद आकर अपना रंगीन पत्थर ले जाना। वैसे एक पत्थर की कीमत कितनी मिल जाएगी? आर्यन ने कहा। जहां तक मेरा अनुभव है उसके अनुसार इस रंगीन पत्थर की शुरुआती बोली 100 सप्तरंगी पत्थर होंगे, आगे कहाँ तक जाएंगे ये तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। मृणाली के पिता ने कहा, ठीक है, मैं 2 दिन आऊंगा। इतना बोलकर आर्यन कमरे से बाहर जाने लगा। ये देखकर मृणाली भी अपने पिता से विदा लेकर कमरे से निकल गई और आर्यन के साथ जाने लगी। कमरे से बाहर आने के बाद मृणाली आर्यन से बोली, आर्यन तुम तो बहुत ज्यादा अमीर हो, तुम्हारे पास बिजली और तलवार शक्ति का पहाड़ है जिसे बेचकर तुम हजारों करोड़ कमा सकते हो। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे वो पहाड़ मिल गए, आर्यन ने कहा। कुछ समय और मृणाली के साथ बिताने के बाद आर्यन अपने घर आ गया और आयामी दुनिया में लौट गया। अपने क्लोन को घर पर छोड़कर आयामी दुनिया में जाने के बाद आर्यन ने आयामी मोती निकाली और उसकी ऊर्जा अवशोषित करने लगा। दूसरी तरफ आयामी दुनिया में जलसे की तैयारी की जा रही थी। सारे सामान आ गए थे। सभी तिलस्मी जानवर बहुत खुश थे। अपने जीवन काल में उन सब ने
कभी कोई जश्न नहीं मनाए थे, इसलिए वो सब बहुत खुश थे। सभी के अपने अपने काम बांट लिए थे। करीब 5 घंटे तक ऊर्जा अवशोषित करने के बाद आर्यन की आध्यात्मिक शक्ति का ऊर्जा स्तर 10वें स्तर पर पहुंच चुका था, जिससे आर्यन बहुत खुश था। उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और हवेली की तरफ चल पड़ा। जब आर्यन हवेली के पहुंचा तो आर्यन ने देखा कि हवेली को बहुत अच्छे से सजाया गया था, जिसे देखकर आर्यन मुस्कुराया और अंदर चला गया। आर्यन जब अंदर गया तो उसने देखा कि सभी तिलिस्मी जानवर योद्धा जश्न मना रहे थे। जब आर्यन ने देखा तो वो बोला, मेरे बगैर तुम सब ने जश्न शुरू कर दिया। आर्यन की आवाज सुनकर सभी तिलिस्मी जानवरों ने आर्यन की तरफ देखा। जब सब ने आर्यन को देखा तो सिंहराज, वनराज, काजल, सुनहरी और सर्पेश सामने आया। उसके बाद काजल ने कहा, उस्ताद वो आप ध्यान में थे, इसलिए हमने आपको परेशान नहीं किया और जश्न शुरू कर दिया, हमें माफ कर दीजिए। जी उस्ताद, हम आपका इंतजार करना चाहते थे, लेकिन आप जब ध्यान में जाते हैं तो लंबे समय के लिए चले जाते हैं, इसलिए हमने जश्न शुरू कर दिया। वनराज ने कहा। उन सबको परेशान देखकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं, चलो जश्न मनाते हैं। मैंने भी बहुत समय से जश्न नहीं मनाया है, तो चलो जन मनाते हैं। आर्यन की बात सुनते ही सबकी परेशानी दूर हो गई और जन फिर से शुरू हो गया। आर्यन ने अपने हाथ में एक आयुर्वेदिक शराब का ग्लास लिया और पीने लगा। तभी उसे दिखा कि ब्लैकी नशे में झूम रहा है। ब्लैकी को नशे में देखकर आर्यन ने कहा, ये कब से शराब पी रहा है, जो इतने नशे में है, मुझसे मिलने भी नहीं आया। आर्यन की बात सुनकर काजल मुस्कुराते हुए बोली, उस्ताद ब्लैकी शुरू से सिर्फ पिए जा रहा है, उसने कुछ खाया तक नहीं है। ऐसा ही बाकियों का हाल है, सब सिर्फ पीने में लगे हुए हैं। आखिर जीवन में पहली बार सब ने शराब पी है, बहुत खुश है सब। चलो कोई बात नहीं, वैसे सब कुछ लाए हो ना, किसी भी चीज की कमी तो नहीं है, और अगर है तो फिर से ला सकते हो। आर्यन ने कहा, जी नहीं उस्ताद, उसकी जरूरत नहीं है। अपने जितने पत्थर दिए थे उसी से सब कुछ आ गए, आधे पत्थर को बच गए हैं। इतना बोलकर सिंहराज ने एक पोटली निकालकर आर्यन को देने लगा। ये देखकर आर्यन ने कहा, ये पोटली तुम सब अपने पास रखे और कुछ खाने के सामान ले आना। कब तक जड़ी बूटी ही खाओगे, जो भी खाना हो खरीद लेना और एक साथ बनाकर आयुर्वेदिक स्वादिष्ट खाना खाओ। आर्यन की बात सुनकर सब ने एक दूसरे को देखा। उसके बाद सिंहराज ने पोटली अपने पास रख लिया और बोला, ठीक है उस्ताद, मैं ले जाऊंगा या मंगवा लूंगा। आर्यन ने कुछ समय और जन में भाग लिया, उसके बाद वहां से निकल गया। आयामी दुनिया से बाहर जाने के बाद आर्यन ने अपने क्लोन को सोल वर्ल्ड में भेजा। उसके बाद अभ्यास स्थल की तरफ चला गया। अभ्यास स्थल पहुंचकर आर्यन ने देखा कि बहुत सारे शिष्य अपने हथियारों से अभ्यास कर रहे थे। आर्यन ने भी अपना नया धनुष निकाला और अभ्यास करने लगा। आर्यन ने अपने दिव्य धनुष के तीर का इस्तेमाल नहीं किया और अपने तीरों का इस्तेमाल किया जो उसके सोल वर्ल्ड में था। आर्यन का हर एक निशाना निशाने पर लग रहा था। आर्यन अपने दिव्य धनुष के साथ अभ्यस्य हो रहा था। जब वहां मौजूद शिष्यों ने आर्यन को निशाना लगाते हुए देखा तो सब आर्यन को देखने का गए। सबने देखा कि आर्यन का एक भी निशाना चूक नहीं रहा है, जिसे देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ। किसी भी योद्धा का एक भी निशाना न चुके, ऐसा हो नहीं सकता था। एक लड़की अपनी सहेली को देखते बोली, काश ये लड़का मेरा हो जाता। सिर्फ तुम्हारा क्यों, मेरा भी, उस लड़की की सहेली ने कहा। जब उन दोनों लड़कियों के पास में खड़े लड़कों ने उन दोनों की बात सुनी तो उन्हें आर्यन से जलन हुई। उनका मन कर रहा था कि वो आर्यन को चुनौती दे, लेकिन आर्यन ने पहले ही सागर को हराकर अपनी हर चुनौती को खत्म कर दिया था। अब कोई भी आर्यन को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ समय और अभ्यास करने के बाद आर्यन सबके नजरों को नजरअंदाज करते हुए अभ्यास स्थल से बाहर निकल गया। आर्यन अपने घर की तरफ जा ही रहा था, तभी एक आदमी आर्यन के सामने आया और बोला, आर्यन, ब्रह्मऋषि तुम्हें बुला रहे हैं। उस आदमी की बात सुनकर आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया और ब्रह्मऋषि के कमरे की तरफ जाने लगा। कुछ ही समय में आर्यन ब्रह्मऋषि के कमरे में सामने पहुंच गया और दरवाजे को खटखटाया। तभी अंदर से आवाज आए, अंदर आ जाओ। ब्रह्मऋषि के आदेश मिलते ही आर्यन ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। आर्यन जब अंदर गया तो उसने देखा कि ब्रह्मऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान में बैठे हुए ही उन्होंने आर्यन से बैठने को कहा। ब्रह्मऋषि के कहते ही आर्यन एक कुर्सी पर बैठ गया। आर्यन के बैठने के कुछ समय बाद ब्रह्मऋषि ने अपनी आंखें खोली और आर्यन को देखते हुए बोले, आर्यन, हमारे कुछ वरिष्ठ शिष्यों पर मुसीबत आया है। ब्रह्मऋषि की बात सुनकर आर्यन चौंकते हुए बोला, कैसी मुसीबत ब्रह्मऋषि, और किस में इतनी हिम्मत आ गई कि वो ब्रह्मशक्ति गुरुकुल के शिष्यों के लिए मुसीबत बन जाए? कौन सी मुसीबत आई है? गुरुकुल के वरिष्ठ शिष्यों पा, और वो कौन से शिष्य है? एपिसोड 199। आर्यन को ब्रह्मऋषि ने अपने कमरे में बुलाया था क्योंकि गुरुकुल के कुछ शिष्य मुसीबत में थे, जिसे सुनकर आर्यन को आश्चर्य हुआ और उसने मुसीबत लाने वाले के बारे में पूछा, जिसे सुनकर ब्रह्मऋषि ने कहा, आर्यन, यहाँ से कुछ दूरी पर एक जंगल है। उस जंगल में एक गिरोह रहता है। उस गिरोह का काम है आसपास के गांव में लूटपाट मचाना। वो लुटेरे बहुत शक्तिशाली है, जिस कारण कोई राजपरिवार भी उनसे लड़ने की कोशिश नहीं करता है। वो गांव मयूरगढ़ साम्राज्य के अंदर आते हैं। उन्होंने कई बार अपने लोग भेजे थे, लेकिन उनका कोई भी आदमी वापस नहीं आया। इसलिए राजपरिवार ने हमसे मदद मांगी और हमने अपने कुछ शिष्यों को वहां की जानकारी लेने भेजा था।
लेकिन उन लुटेरों ने उन्हें कैद कर लिया है। लगता है उन लुटेरों की हिम्मत काफी बढ़ गई है। वैसे उनके मुखिया का नाम क्या है? आर्यन ने कहा। कोबरा नाम है उसका इतना खौफ है कि कोई उसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता है। अब तो जिस जंगल में वो रहता है उसे कोबरा जंगल कहा जाने लगा है। कोबरा खुद भी बहुत शक्तिशाली है। वो ब्रह्मांड स्तर के सम्राट स्तर का योद्धा है। क्या तुम उससे गुरुकुल के शिष्यों को बचा सकते हो? ब्रह्मऋषि ने कहा। ये भी कोई पूछने की बात है। मैं अभी निकलता हूँ और जब लौटूंगा तब पूरा गिरोह खत्म हो चुका होगा, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर ब्रह्मऋषि मुस्कुराते हुए बोले, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वैसे मैंने तुम्हारे साथ जाने के लिए कुछ 2 शिष्यों को बुलाया है। ब्रह्मऋषि के इतना कहते ही 2 शिष्य कमरे में आए। उन्हें देखकर आर्यन उन्हें पहचान गया। वो दोनों सागर और मृणाली थे। जब उन दोनों ने आर्यन को देखा तो वो दोनों खुश हो गए और ब्रह्मऋषि को प्रणाम किया। उसके बाद ब्रह्मऋषि ने कहा, जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो जाता है तब तक आर्यन तुम दोनों और बाकी जो शिष्य लुटेरों कैद में है उनके भी उन्हें बता देना। मृणाली और सागर से इतना बोलकर ब्रह्मऋषि आर्यन को एक पत्थर देते हुए बोले, आर्यन इसे लो। इस पत्थर की मदद से तुम तीनों सीधे कोबरा जंगल की सीमा पर पहुंच जाओगे और जब लौटना हो तुम इसके इस्तेमाल से लौट भी सकते हो। ब्रह्मऋषि की बात सुनकर आर्यन ने उस पत्थर को ले लिया। उसके बाद आर्यन, सागर और मृणाली ने ब्रह्मऋषि को प्रणाम किया। उसके बाद तीनों कमरे से निकल गए। कमरे से निकलने के बाद आर्यन ने सागर और मृणाली से कहा, जो सामान लेना है ले लो, हम 1 घंटे बाद छात्रावास क्षेत्र के मैदान में मिलते हैं और फिर निकलेंगे। आर्यन की बात सुनकर सागर और मृणाली ने सहमति में सिर हिला दिया और वहां से अपने अपने घर की तरफ चले गए। आर्यन को ज्यादा कुछ अपने पास नहीं रखना था, इसलिए वो जल्दी तैयार हो गया, जाने के लिए तैयार हो गया। करीब 1 घंटे बाद आर्यन, सागर और मृणाली छात्रावास के मैदान में इकट्ठा हुए। उसके बाद तीनों ने पत्थर को छुआ। जैसे ही तीनों ने पत्थर को छुआ उस पत्थर से एक रोशनी निकली और चारों तरफ छा गई। जब रोशनी गायब हुई तो वो तीनों वहां मौजूद नहीं थे। दूसरी तरफ एक गांव में 3 लोग अपने चेहरे को कपड़ों से ढक रखे थे। उन तीनों में से एक ने कहा, आर्यन हम तीनों चेहरे ढक कर क्यों जा रहे हैं? ये तीनों आर्यन, सागर और मृणाली थे। ये तीनों गांव में छुपकर घूम रहे थे। सागर की बात सुनकर आर्यन ने कहा, मैं चाहता हूं कि जंगल में प्रवेश करने से पहले शायद कोबरा के बारे में कोई जानकारी मिल जाए, लेकिन जैसा ब्रह्मऋषि ने कहा वैसा ही है, कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। आर्यन की बात सुनकर मृणाली बोली, तो अब हम क्या करें आर्यन? कोई योजना है? अब तो एक ही योजना है, जंगल में घुसकर अपने योद्धाओं को बचाना है और लुटेरों को मौत के घाट उतारने हैं। तुम दोनों का क्या विचार है? आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर सागर ने कहा, आर्यन जब हम कुछ पता नहीं चल रहा है तो हमें अब जंगल ही चलना चाहिए। 5 घंटे हो गए हैं, हमारे योद्धाओं के बंदी बने हुए उसमें 1-2 लड़कों भी है और मैंने सुना है कि उस कोबरा को लड़कियों से खलेंगे में बहुत मजा आता है। सागर की बात सुनकर आर्यन ने कहा, आज के बाद वो कोबरा किसी भी लड़की को छूना तो छोड़ो, देख भी नहीं पाएगा। अब चलो चलते हैं। इतना बोलकर आर्यन हवा में उड़ गया। आर्यन को हवा में उड़ते देखकर सागर और मृणाली भी उड़ गए। वो दोनों अर्धब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के योद्धा थे, इसलिए वो सब अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके उड़ सकते थे। कुछ ही समय में तीनों जंगल में प्रवेश कर गए। आर्यन, सागर और मृणाली पेड़ों से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो तीनों करीब 5 किलोमीटर अंदर जंगल में पहुंच गए थे, लेकिन उन दोनों पर कोई हमला नहीं हुआ। ये देखकर आर्यन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति फैला दी। अपनी आध्यात्मिक शक्ति चारों तरफ फैलाने के बाद आर्यन ने देखा कि वो जंगल 50 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। आर्यन जंगल में चारों तरफ सब कुछ देखने लगा। तभी आर्यन को अपने से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर एक पहाड़ दिखा, जहाँ कुछ गुफा बने हुए थे। उसके आसपास के लोग खड़े थे जिनके हाथों में हथियार थे। ये देखकर आर्यन बोला, लुटेरों की दिशा का पता चल गया है। आर्यन की बात सुनकर मृणाली और सागर खुश हो गए। उसके बाद मृणाली ने कहा, कहाँ है लुटेरे? हमें किस दिशा में जाना है? उत्तर दिशा की तरफ। इतना बोलकर आर्यन उत्तर दिशा की तरफ मुड़ गया। आर्यन के मुड़ने के बाद सागर और मृणाली भी मुड़ गए। उत्तर दिशा की तरफ मुड़ने के बाद आर्यन पहाड़ की तरफ जाने वाले रास्ते पर अच्छे से जांच करने लगा। कुछ देर तक जांच करने के बाद आर्यन को कुछ आभास हुआ और आर्यन ने कहा, संभल के रहना। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक अदृश्य ऊर्जा जाल, हमें उससे बचकर निकलना होगा ताकि लुटेरों को हमारे आने की खबर न मिले। लेकिन आर्यन, हम अदृश्य ऊर्जा जाल से कैसे बचेंगे? मृणाली बोली। मृणाली ने इतना बोली थी कि आर्यन को कुछ और दिखा और वो बोला, संभव नहीं है, लड़ाई तो करनी होगी क्योंकि ऊर्जा जाल के पीछे कुछ लुटेरे छुपे हुए हैं। इतना बोलकर आर्यन ने अपना दिव्य धनुष निकाल लिया। कुछ ही समय में आर्यन, सागर और मृणाली ऊर्जा जाल के नजदीक पहुंच गए। उसके बाद आर्यन ने लुटेरों के पता चलने के पहले एक तीर का संधान किया और एक तीर ऊर्जा जाल की तरफ छोड़ दिया। आर्यन का छोड़ा हुआ तीर तेज गति में गया और इससे पहले लुटेरों को पता चले ऊर्जा जाल से टकरा गया। जैसे ही आर्यन का तीर ऊर्जा जाल से टकराया, एक विस्फोट हुआ जिसकी गूंज पूरे जंगल में फैल गई और आर्यन का वही तीर वहां छुपे एक लुटेरों को भी मार डाला। ऊर्जा जाल के पास 3 लुटेरे छुपे हुए थे जिनमें से एक मर चुका था।
जब बचे दोनों ने अपने साथी को मारा पाया और ऊर्जा टूटने का धमाका सुना तो आश्चर्य का साथ गुस्सा आ गया और वो दोनों सामने आ गए। और जब उन दोनों लुटेरों ने आर्यन, सागर और मृणाली को देखा तो वो दोनों गुस्से में आगे बढ़े अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए। जब सागर और मृणाली ने ये देखा तो उन दोनों ने भी अपने अपने हथियार निकाल लिया और दोनों लुटेरों पर हमला कर दिया। सागर और मृणाली एक एक लुटेरों से भिड़ गए। उन लुटेरों की शक्ति सागर और मृणाली से कम थे, इसलिए सागर और मृणाली ने कुछ ही समय में उन दोनों को मार गिराया। वहीं दूसरी तरफ कुछ दूरी पर एक गुफा में कुछ लोग थे। उनमें से 5 लोगों के हाथ बंधे हुए थे और उन 5 में 2 लड़कियां थी जो काफी खूबसूरत थी। उनके सामने पत्थर की बनी कुर्सी पर एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा हुआ था जिसके चेहरे पर बहुत सारे घाव के निशान थे। वो था कोबरा लुटेरों का मुखिया और उसके सामने जो 3 लड़के और 2 लड़कियां थी वो ब्रह्मशक्ति गुरुकुल के शिष्य थे। उन 5 को देखकर कोबरा ने अपने बगल में खड़े लुटेरे से कहा, कालू ये 5 कौन है और कहाँ मिले? कोबरा की बात सुनकर कालू ने कहा, मुखिया ये 5 हमें पहले ऊर्जा जाल के पास मिले थे। इनमें 2 खूबसूरत लड़कियां भी थी, इसलिए इन्हें मारा नहीं और आपके आने का इंतजार करने लगे। कालू की बात सुनकर कोबरा ने लड़कियों की तरफ देखा और उनके करीब गया। तभी एक लड़की ने कहा, हम ब्रह्मशक्ति गुरुकुल के शिष्य हैं, अगर हमें कुछ हुआ तो तुम सब बच नहीं पाओगे। उस लड़की ने इतना कहा ही था कि बाहर से एक आदमी चिल्लाते हुए गुफा में आया, मुखिया किसी ने हम पर हमला कर दिया है। उसने पहले ऊर्जा जाल को नष्ट कर दिया है और वहां के हमारे साथी को भी मार दिया है। अपने उस आदमी की बात सुनकर कोबरा गुस्से में बोला, किसने हमला किया? कोबरा ने इतना कहा था कि गुरुकुल के शिष्य हंसने लगे और एक लड़का बोला, कोबरा ये तुम्हारे लिए चेतावनी है। गुरुकुल के शक्तिशाली योद्धा हमें बचाने का गए हैं। आज तुम्हें अनुमान होगा गुरुकुल की शक्ति का। गुरुकुल के उस शिष्य की बात सुनकर कोबरा ने कहा, मैंने भी सुना है कि ब्रह्मशक्ति गुरुकुल बहुत शक्तिशाली है। आज देखते हैं वो कितना शक्तिशाली है। दृश्यम पत्थर दो हमें। दृश्यम पत्थर एक ऐसा पत्थर था जिसे ऊर्जा शक्ति की सहायता से कई दृश्यम पत्थर को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता था। उसके बाद एक पत्थर को अपने पास रखकर दूसरे पत्थरों को कहीं दूर भेज दो। उसके बाद आप अपने पास वाले पत्थर से दूसरे पत्थर के आसपास क्या हुआ सब कुछ देख सकते थे और सुन भी सकते थे। कोबरा की बात सुनते ही उसके एक आदमी ने कोबरा को दृश्यम पत्थर लेकर दिया, जिसके बाद कोबरा ने उसमें ऊर्जा शक्ति समाहित की। कोबरा के ऐसा करते ही पत्थर से एक तेज प्रकाश निकली। उसके बाद सामने वाली दीवार पर कुछ 3 लोग दिखने लगे जो उड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और ऊर्जा जाल को नष्ट करते जा रहे थे। उन तीनों में गुरुकुल के शिष्यों ने सागर और मृणाली को पहचान लिया, लेकिन वो सब आर्यन को नहीं पहचान पाए। एक लड़का बोला, ये तीसरा योद्धा कौन है? हमने तो पहले कभी इसे गुरुकुल में नहीं देखा है। सागर और मृणाली भी उस योद्धा की बात मान रहे हैं। 5 शिष्यों को बहुत आश्चर्य हो रहा था, लेकिन उन्हें ब्रह्मऋषि पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन लोगों ने जायद बात नहीं की। सब आर्यन, सागर और मृणाली को देख रहे थे। तभी कोबरा जोर जोर से हंसने लगा और गुरुकुल के शिष्यों की तरफ देखकर बोला, तो ये ही गुरुकुल के वीर जिन्हें भेजा गया है तुम सबको आजाद कराने के लिए। कोबरा की बात सुनकर एक शिष्य ने कहा, कोबरा जब इन तीनों को ब्रह्मऋषि ने भेजा है इसका मतलब ये तीनों हमें यहाँ से आजाद कराने में सक्षम है। देख नहीं रहे हो तुम्हारे जिस ऊर्जा जाल को आज तक कोई छू तक नहीं पाया, आज वो ऊर्जा जाल तिनके की तरह टूट रहा है। उस शिष्य की बात सुनकर कोबरा आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, तुमने सही कहा, ये जो लड़का आगे बढ़ रहा है और ऊर्जा जाल तोड़ रहा है उसकी शक्ति काबिले तारीफ है। वैसे इसका नाम क्या है? हमें नहीं पता, आज तक हमने इसे कभी गुरुकुल में नहीं देखा है, पहले वाले शिष्य ने कहा। उस शिष्य की बात सुनकर कोबरा कुछ नहीं बोला और आर्यन को देखने लगा। तभी आर्यन के सामने एक और ऊर्जा जाल आ गया, जिसे देखकर कोबरा बोला, देखते हैं ये योद्धा इस जाल से कैसे बचता है। जैसे ही ये का जाल से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर पहुंचेगा, इस पर बिजली का हमला होगा जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया है। क्या आर्यन कोबरा तक पहुंच पाएगा? एपिसोड 200। आर्यन लुटेरों की अड्डे की तरफ बढ़ रहा था। आर्यन को रास्ते में बहुत सारे ऊर्जा जाल मिलते हैं, जिसे तोड़ते हुए आर्यन आगे बढ़ रहा था। जब कोबरा और उसके साथियों ने यह नज़ारा देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि एक 16-17 साल का उनके शक्तिशाली ऊर्जा जाल को नष्ट करते जा रहा था। आर्यन आगे बढ़ रहा था, जिसे देखकर कोबरा ने गुरुकुल के शिष्यों को बताया कि आगे एक ऊर्जा जाल है जिसके 50 सेंटीमीटर के दायरे में जैसे ही आर्यन और उसके साथी आएंगे उन सब पर खतरनाक बिजली का हमला होगा। कोबरा के अनुसार उस बिजली से बचना किसी के लिए नामुमकिन था। कोबरा की नज़र आर्यन पर ही थी। आर्यन सागर और मृणाली के साथ तेजी में आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक आर्यन ने सागर और मृणाली को रुकने का इशारा किया। आर्यन का इशारा मिलते ही सागर और मृणाली जमीन पर उतर गए, लेकिन आर्यन तेजी में आगे बढ़ने लगा। जब कोबरा और गुफा में मौजूद लोगों ने देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि आर्यन सागर और मृणाली को पीछे छोड़कर तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा था। ये देखकर कोबरा ने कहा, लगता है इस लड़के को जाल का पता चल गया है, इसलिए वो अपने साथियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है।
कोबरा की बात सुनकर कालू ने कहा, लेकिन मुखिया, अगर ये लड़का जाल का पता लगा चुका है तो फिर आगे क्यों बढ़ रहा है? कालू ने इतना कहा ही था, तभी आर्यन जाल के 50 सेंटीमीटर के दायरे में पहुंच गया। तभी एक खाली जगह पर तेज रोशनी चमकने लगी और एक खतरनाक बिजली का हमला आर्यन की तरफ बढ़ने लगा। तब सागर और मृणाली ने यह दृश्य देखकर उन दोनों की रूह कांप गई, क्योंकि वो हमला दिखने में बहुत खतरनाक था। जब आर्यन ने उस हमले को देखा तो वो जमीन पर उतर गया और बिजली के हमले को देखकर मुस्कुराने लगा। आर्यन को मुस्कुराते देखकर कोबरा और उसके साथी आश्चर्यचकित हो गए। कोबरा का एक आदमी बोला, ये का पागल है क्या जो इतने खतरनाक हमले को देखकर मुस्कुरा रहा है? अपने आदमी की बात सुनकर एक बार कोबरा ने उस आदमी की तरफ देखा और बोला, लड़ाई की तैयारी करो, ये का बहुत जल्द ही यहाँ पहुँचने वाला। कोबरा की बात सुनकर सब आर्यन की तरफ देखने लगता है। तभी सब ने देखा कि बिजली का हमला आर्यन के एकदम नजदीक पहुंच चुका था। तभी आर्यन ने अपने हाथों की मुट्ठी बंधी और एक शक्तिशाली मुक्का बिजली की तरंगों पर कर दिया। जैसे ही बिजली का हमला बिजली की तरंगों से टकराया, एक धमाका हुआ और बिजली की तरंगें टूट के आसपास जमीन और पेड़ों से टकराने लगी, जिसकी वजह से चारों तरफ धूल फैल गई। कोई भी आर्यन को नहीं देख पा रहा था कि आर्यन किस हालात में है। मृणाली धूल की तरफ देखते हुए सागर से बोली, आर्यन ठीक होगा ना? बिल्कुल, आर्यन के पास बचा शरीर है जिस पर बिजली का हमले का कोई असर नहीं होगा, सागर ने कहा। कुछ ही पल बाद धूल छटी और सब ने देखा कि धूल के बीचों बीच आर्यन बगैर खरोच के खड़ा था। ये दृश्य देखकर कोबरा के सभी आदमी शॉक हो गए। गुरुकुल के शिष्य भी आर्यन को आंखें फाड़े देख रहे थे। उन सबको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आर्यन ने इतने खतरनाक बिजली के हमले को नष्ट कर दिया। आर्यन की शक्ति को देखकर कोबरा आश्चर्यचकित हो गया और गुरुकुल के शिष्यों की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम लोग सच में इस लड़के को नहीं जानते हो कि ये कौन है? कोबरा की बात सुनकर एक शिष्या बोली, हम इसके को नहीं जानते हैं, लेकिन पीछे खड़े हुए उन दोनों को जानते हैं। वो गुरुकुल के सबसे शक्तिशाली शिष्य है। तभी एक शिष्य बोला, हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि ब्रह्मशक्ति गुरुकुल के पास एक गुप्त योद्धाओं की सेना है जिनका युद्ध कौशल अद्भुत होता है। मुझे लगता है ये लड़का उसी सेना के योद्धा है। उस शिष्य की बात सुनकर कोबरा आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, गुप्त सेना, अच्छा है, चलो देख लेते हैं इस लड़के के पास कितनी शक्ति है। दूसरी तरफ आर्यन बिजली ऊर्जा जाल को नष्ट करने के बाद आगे बढ़ गया। पहाड़ के रास्ते में कई और ऊर्जा जाल मिले जिसे आर्यन ने नष्ट कर दिया। करीब 3 घंटे बाद आर्यन पहाड़ के सामने पहुंच गया। जब आर्यन वहां पहुंचा तो आर्यन ने देखा कि पहाड़ के पास बहुत सारे लुटेरे हाथों में हथियारों लिए खड़े थे। उनकी संख्या करीब 50 थी। वो सब योद्धा अर्थब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के योद्धा थे। उन योद्धाओं की टोली में 10 अर्थब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के योद्धा थे। उन सबको देखते हुए आर्यन बोला, तुम सबको एक अवसर देता हूं, हमारे गुरुकुल के शिष्यों को सीप दो, नहीं तो मैं तुम में से किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। आर्यन की बात सुनकर सभी लुटेरे जोर जोर से हंसने लगे। ये देखकर आर्यन को गुस्सा आया और उसने अपने दिव्य धनुष को स्टोरेज से बाहर निकाला और धनुष के प्रत्यंचा को खींचा, जिससे एक दिव्य तीर धनुष पर प्रकट हो गया। उसके बाद आर्यन ने सहस्त्र शक्ति मंत्र तीर में समाहित कर दिया। उसके बाद आर्यन ने उस तीर को आसमान की दिशा में छोड़ दिया। धनुष से जैसे ही तीर छूटकर आसमान की तरफ गया, आसमान में जाते ही तीर में एक विस्फोट हुआ। उसके बाद हजारों दिव्य तीर आसमान से लुटेरों की तरफ आने लगी। ये देखकर सभी लुटेरों ने जल्दी जल्दी अपने ऊपर एक ऊर्जा ढाल बना लिया। जैसे ही ऊर्जा ढाल तैयार हुआ, आर्यन के तीर ढालों से टकरा गया, जिससे एक धमाका हुआ और ऊर्जा ढाल टूट गया। दिव्य तीर होने की वजह से लुटेरों का ऊर्जा ढाल टूट गया। उसके बाद लुटेरों में तीरों की वर्षा होने लगी। जब तीरों की वर्षा बंद हुई, उसके बाद देखा कि लगभग सारे लुटेरे मारे जा चुके थे। सिर्फ 5 लुटेरे ही बचे थे जो अर्थब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के योद्धा थे। जब गुफा के अंदर से कोबरा ने ये सब देखा तो वो एक पल के लिए डर गया और बोला, आखिर ये किस तरह का योद्धा है? इसने एक पल में ही मेरे इतने सारे योद्धाओं को मार डाला। इतना बोलकर कोबरा अपने बचे हुए साथियों के साथ गुफा से बाहर की तरफ निकलने लगा। गुरुकुल के शिष्य भी कोबरा के पीछे पीछे बाहर की तरफ जाने लगा। उन सभी शिष्यों के हाथ अभी भी बंधे हुए थे। कोबरा और उसके आदमियों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। जब कोबरा गुफा के बाहर निकला तो उसने देखा कि आर्यन गुफा की तरफ ही देख रहा था। ये देखकर कोबरा बोला, लड़के, आज तेरी मौत आई है। तुमने मेरे इतने सारे साथियों मार, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। कोबरा की बात सुनकर आर्यन कोबरा को देखते हुए बोली, तो तुम हो कोबरा, तुम्हारे आदमियों को अवसर दिया था, तुम्हें भी दे रहा हूँ। हमारे गुरुकुल के शिष्य और बाकी लोग जो तुम्हारे कैद में, उन्हें छोड़ दो, वरना क्या तुम एक बच्चे हो और मेरे पास लड़ाई का अच्छा खासा अनुभव है। मैं चाहूँ तो एक झटके में तुम्हें मार सकता हूँ, कोबरा ने कहा। कोबरा की बात सुनकर आर्यन की आंखें लाल हो गई और वो बोला, तो तुम नहीं सौंपने वाले तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर आर्यन ने सूर्यांश को बाहर निकाल लिया और सागर और मृणाली से बोला, तुम दोनों कैद शिष्यों को मुक्त कराओ, इन सबको मैं संभालता हूँ। आर्यन की बात सुनकर मृणाली बोली, आर्यन, तुम अकेले इन सब का सामान कर पाओगे?
हाँ तुम मेरी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। इतना बोलकर आर्यन कोबरा की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर कालू तेज आवाज में अपने साथियों से बोला, साथियों खत्म कर दो इस लड़के को। कालू का आदेश मिलते ही कोबरा के पीछे खड़े आधे योद्धा आर्यन की तरफ तेजी में जाने लगे और बाकी आधे योद्धा ने मृणाली और सागर के रास्ते को रोक लिया। ये देखकर आर्यन ने अपनी आंखें बंद की। आर्यन के ऐसा करते ही दो प्रकाश आर्यन के माथे के निकली और इंसान के रूप में आर्यन के सामने खड़ी हो गई। वो दोनों आर्यन के क्लोन थे। आर्यन ने एक के हाथ में दिव्य तलवार और दूसरे के हाथ में दिव्य धनुष दे दिया। इस नज़ारे को देखकर कोबरा हक्का बक्का रह गया, उसे कुछ बोल ही नहीं जा रहा था। वो तो बस अजने सामने तीन तीन आर्यन को देखे जा रहा था। कोबरा के आदमियों के साथ सागर, मनानी और गुरुकुल के बाकी शिष्यों का यही हाल था। दोनों को हथियार देने के बाद आर्यन ने उनके सामने सिर हिलाया, जिसके बाद वो दोनों वहां से गायब हो गए। एक क्लोन जिसके पास तलवार था वो सीधे कैद शिष्यों के पास गया और जब तक लुटेरे कोई प्रतिक्रिया देते तब तक पहले क्लोन ने पांचों शिष्यों को आजाद कर दिया और बोला, जाओ सागर और मृणाली की मदद करो। क्लोन की बात सुनते ही पांचों शिष्य सागर और मृणाली के पास पहुंच गए। उन पांचों को आजाद कराने के बाद पहला क्लोन सागर और मृणाली के पास खड़ा हो गया। आर्यन के दोनों क्लोन आर्यन के ही रूप बन गए थे, जो आर्यन के कहे बिना भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके फैसले ले सकते थे, जिस कारण आर्यन को उन पर नजर रखने की जरूरत नहीं थी। अब तक कोबरा के साथी सदमे से बाहर आ गए थे और आर्यन की तरफ बढ़ने लगे थे। तभी आसमान से एक तीर आया और एक लुटेरे के सीने को चीर दिया, जिसकी वजह से लुटेरे के मुंह से चीख निकली और वही मर गया। जब लुटेरों ने अपने साथी को मरा देखा तो उनकी नज़र आसमान की तरफ गई। जब वो सब आसमान में देख रहे थे तब उन्हें दिखा कि आर्यन का एक क्लोन आसमान में धुंध लिए खड़ा था। वो सब आर्यन के दूसरे क्लोन को देख ही रहे थे। तभी एक और तीर आसमान से आया और एक और लुटेरों के सीने के चीर दिया, जिसकी वजह से उसकी वही मौत हो गई। आर्यन के तीर दिव्य थे, इस कारण लुटेरा एक ही हमले में मर रहे थे। ये देखकर कोबरा चिल्लाते हुए बोला, तुम सब उस क्लोन को संभालो, इस लड़के को मुझ पर छोड़ दो। कोबरा का आदेश मिलते ही सभी लुटेरे, जिसमें कालू भी था, वो आर्यन के क्लोन के ऊपर अपने अंदरूनी ऊर्जा से हमला करने लगे। ये देखकर दूसरे क्लोन के तीर चलाने की गति भी तेज हो गई। चारों तरफ धमाकों की गूंज फैल गई। ऊर्जा की लहरों की वजह से आसपास के पेड़ पौधे नष्ट होने लगे, पहाड़ टूटने लगे। ये मंजर बहुत ही ज्यादा भयानक था। इस वक्त कोबरा आर्यन के सामने खड़ा था और अपनी लाल आंखों से आर्यन को देखे ही जा रहा था। ये देखकर आर्यन बोला, क्या तुम सिर्फ मुझे देखने आया है या लड़ेगा भी? आर्यन की बात सुनकर कोबरा को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, आज तक किसी ने मेरी इतनी बेइज्जती नहीं की है। आज मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि भविष्य में कोई भी कोबरा से लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके लिए तो तुम्हें मुझ पर हमला करना पड़ेगा, बातों से तुम मुझे नहीं मार पाओगे। आर्यन हंसते हुए बोला। आर्यन की बात सुनकर कोबरा का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया और उसने एक मंत्र पढ़ा। उसके मंत्र पढ़ते ही उसके हाथों में एक गदा प्रकट हो गई, जिसके चारों तरफ बिजली निकल रही थी। कोबरा के हाथों में जो शक्ति थी उस शक्ति का नाम था बच गदा शक्ति। कोबरा के पहले ही आर्यन की शक्ति को समझ लिया था, इसलिए उसने अपना पहला हमला ही खतरनाक हमला करने वाला था। कोबरा के उस हमले को देखकर आर्यन ने भी अपने हाथों में बिजली इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये देखकर कोबरा ने अपना गदा आर्यन की तरफ छोड़ दिया। ये देखकर आर्यन ने अपने हाथों में इकट्ठे बिजली को ऐसे ही गदा पर छोड़ दिया। जैसे ही आर्यन की बिजली कोबरा के वज्र गदा से टकराया, एक धमाका हुआ और कोबरा का शक्तिशाली गदा नष्ट हो गया। क्या कोबरा आर्यन के हमलों को झेल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर आर्यन।